नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की, जिसके लिए आज से यानी पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू कर ली गई है। पहले चरण के 18 जिलों में नामांकन जारी है। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्य करेंगे यानी कि नामांकन कर रहे हैं। नामांकन स्थल से 200 मीटर के दायरे से पहले भीड़ को रोक दी जा रही है। कोविड संक्रमित मरीज भी नामांकन कर सकेगा। मास्क के बिना रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में आने की अनुमति नहीं है। तो आपको बता दें कि इस वक्त सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, इन सभी जगहों पर नामांकन किया जा रहा है। हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा में भी पर्चे दाखिल किए जा रहे हैं। प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती में भी इस वक्त अपने अपने ये जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो पर्चे दाखिल कर रहे हैं। संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोही में भी पर्चे दाखिल किए जा रहे हैं। तो विधिवत तरीके से जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सभी लोग आज सुबह से ही नामांकन स्थल पर प्रत्याशियों की भीड़ देखने को मिल रही है। गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एक बार आपको फिर से बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण के लिए 18 जिलों में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इस प्रक्रिया के तहत लोग कतार में लग कर अपने अपने पर्चा दाखिल कर रहे हैं अपने अपने पंचायत से। तो लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उन 18 जिलों के नाम। संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही, इन सब जगहों पर इस वक्त नामांकन चल रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर 18 जिलों में नामांकन जारी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुरादाबाद की अगर बात कर लीजिए तो पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद शुरू हुआ भ्रष्टाचार। अवैध रूप से वोटर लिस्ट बेचने का मामला सामने आया है। 300 रुपये में वोटर लिस्ट बेचे जा रहे हैं। तो वोटर लिस्ट अभी प्रशासन की ओर से प्रकाशित भी नहीं हुई, लेकिन वोटर लिस्ट बाहर आने के मामले पर प्रशासन गंभीर है। एसडीएम बिलारी ने फोटो स्टेट की दुकान पर छापेमारी की है। वोटर लिस्ट की पीडीएफ की भी बरामद कर ली है। जो पीडीएफ फाइल है उसे बरामद करके और कार्रवाई भी शुरू हो गई है। मुरादाबाद से तस्वीर ये सामने आई है, जहां पर वोटर लिस्ट की खरीद फरोख्त जारी है। और जब प्रशासन को इस बात की भनक लगी तो प्रशासन ने फोटो स्टेट की दुकानों पर छापेमारी करवाई है, जिसमें वोटर लिस्ट के जो पीडीएफ फाइल होते हैं फिलहाल उसे जब्त किया गया है। तो 300 रुपये में धड़ल्ले से पंचायत के वोटर लिस्ट बेचे जा रहे हैं। दीप त्यागी हैं किसान यूनियन के, वो यहाँ पे आए होंगे तो उनको पता चला होगा कि यहाँ वोटर लिस्ट मिल रही है, तो यहाँ से आके वोटर लिस्ट 300 रुपये में उनने जैसा कि बताया कि ले गए। तो ये संगीन मामला था और बड़ा गंभीर मामला था। इसको देखते हुए हम लोग यहाँ छापे में हमारे देखते आगे, तो ये बात सही पाई गई कि उनके द्वारा पीडीएफ कहीं से लाई गई थी। बता रहे हैं कि वेंडर के थ्रू या एनआईसी के थ्रू, इसकी अभी जाँच होगी और उसके तहत ये अपना यहाँ बेच रहे थे, जो नियम विरुद्ध है। तो आप सुन रहे थे प्रशासन के पदाधिकारी, वो सीधे सीधे कह रहे थे कि जब जानकारी मिली तुरंत ही छापेमारी की गई है। अभी प्रशासन की तरफ से यानी कि जो जिला इलेक्शन कमीशन, जो पंचायत जो कार्यालय होता है, इलेक्शन कार्यालय जो होता है, वहां पर इस वक्त वोटर लिस्ट वहां से जारी नहीं किया गया है। लेकिन इसके बावजूद फोटो स्टेट के दुकानों पर धड़ल्ले से वोटर लिस्टों की बिक्री शुरू हो गई है। और इस बात को लेकर प्रशासन को जब जानकारी मिली, प्रशासन ने छापेमारी की है और पीडीएफ फाइल जो वोटर लिस्ट के जो बनाए गए थे उसे फिलहाल जब्त कर लिया गया है और कुछ लोगों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। 300 रुपये इसके दाम लगाए गए हैं। आपको बता दें कि वोटर लिस्ट हर कैंडिडेट के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके हाथ में वोटर लिस्ट आ जाए। काउंटिंग को लेकर या फिर अपने अपने बूथ की गणना को लेकर ये तमाम चीज़ों में सहायक होती है वोटर लिस्ट। तो मुरादाबाद से खबर है, जहां पर पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद भ्रष्टाचार भी शुरू हो गया है। अवैध रूप से वोटर लिस्ट बेचने का मामला सामने आया है। 300 रुपये में वोटर लिस्ट बेचने का आरोप लगा है। वोटर लिस्ट अभी प्रशासन की ओर से प्रकाशित
नहीं की गई है, बावजूद इसके वोटर लिस्ट बाजार में उपलब्ध होने लगे। हालांकि एसडीएम बिलारी ने फोटो स्टेट की दुकान पर छापेमारी करवाई और वोटर लिस्ट की जो पीडीएफ फाइल है उसे जब्त कर लिया है। तो खबर मुरादाबाद से, आज 18 जिलों में लगातार नामांकन प्रक्रिया जारी है। प्रत्याशी अपने अपने नामांकन स्थल पर जाकर नामांकन करवा रहे हैं, लेकिन इस बीच मुरादाबाद से खबर यह है कि वोटर लिस्ट धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं 300-300 रुपये लेकर। हालांकि एसडीएम को जब इस बात की जानकारी मिली, तुरंत ही कई फोटो स्टेट की दुकानों में छापेमारी की गई है और गलत तरीके से वोटर लिस्ट जो बेचे जा रहे थे उस पर कार्रवाई की गई है। और हमारे संवाददाता अंकित शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकित, क्या जानकारी मिली है? आपको बता दूं, पूरा मामला मुरादाबाद के कुंदरगी थाना क्षेत्र का है, जहां एक फोटो स्टेट की दुकान पर वोटर लिस्ट, जो कि वोटर लिस्ट अभी प्रशासन की तरफ से जारी नहीं की गई, लेकिन वहां पर वोटर लिस्ट पाई गई जो 300 रुपए में बेची जा रही थी। एक किसान की शिकायत पर बिलारी एसडीएम ने छापा मारकर उससे गिरफ्तारी कर उस पर कार्रवाई की गई। जी, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है? ये अभी बता दूं, एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि फोटो स्टेट की जिसकी दुकान थी, इसमें छानबीन की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी। जी, लेकिन इनके पास कहां से ये जो वोटर लिस्ट है उपलब्ध हुई है? जी बिल्कुल, उसका जो लैपटॉप है उसे भी जब्त कर लिया गया है, एसडीएम ने जब्त कर लिया है, और उसके जो डाटा था उसको भी जब्त कर लिया गया है। उस पर छानबीन की जा रही है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कैसे ये वायरल हो रही है और कैसे ये उसके पास तक पहुंची, जांच कर कार्रवाई करने की बात की जा रही थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है, कार्रवाई, एक आदमी को पकड़ा भी गया है, यानी कि एक की गिरफ्तारी भी हुई है, उससे पूछताछ हो रही है कि आखिरकार इसमें कितने लोग संलिप्त हैं। अमूमन होता यह है कि फोटो स्टेट के दुकान पर इस तरह के वोटर लिस्ट यानी इंटरनेट से डाउनलोड करके प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो नए जो वोटर लिस्ट हैं उसे अभी जारी नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, मथुरा से खबर है, जहां पर थोड़ी ही देर में पीएफआई के 7 सदस्यों की कोर्ट में पेशी होगी। 31 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई थी। पीएफआई के सदस्यों पर आज आरोपों को लेकर सुनवाई होगी। एडीजे फर्स्ट कोर्ट में यह सुनवाई होगी। 7 आरोपियों को कोर्ट ने तलब किया था। कोर्ट के आदेशानुसार आज सभी आरोपी कोर्ट में पेश हो सकते हैं। एसटीएफ भी कोर्ट में दाखिल कर सकती है चार्जशीट। जांच एजेंसियों को मिले हैं आरोपियों के खाते से विदेशी फंडिंग के सबूत। पीएफआई नेता रऊफ शरीफ, फिरोज खान, अंसद बदरुद्दीन, अतीकुर रहमान, सिद्दीकी कंपन कारागार में इस वक्त बंद हैं। हाथरस में विदेशी फंडिंग के जरिए जातीय हिंसा फैलाने का आरोप है। 7 को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और गगन पंडित जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। गगन पंडित, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये 7 जो आरोपी है, पीएफआई के जो सदस्य हैं, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन सभी को कितनी देर में पेशी होगी और क्या क्या होना है आज? जी देखिए, बता दूं मैं आपसे, कुछ ही देर में जो है पीएफआई नेता रऊफ शरीफ समेत 7 जो पीएफआई के जो सदस्य हैं उनको जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा आपसे कुछ ही देर में, क्योंकि अभी जो है बताया जा रहा है कि लगभग 1 घंटे के अंदर जो है 7 को यहाँ पेश कर दिया जाएगा। पेश करने के साथ में जो है, और बड़ा अहम ये है कि आज जो एसटीएफ है, एसटीएफ जो है चार्जशीट दाखिल कर सकती है। ये अपने आप में अहम हो जाता है, क्योंकि जो पीएफआई के 7 सदस्य हैं उन पर देशद्रोह जैसे तमाम संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है और सभी के सभी जेल में बंद है इस समय। जी बिल्कुल गगन, सबसे अहम बात यह है कि लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर एसटीएफ की तरफ से छापेमारी की गई थी पीएफआई के सदस्यों को लेकर, क्योंकि एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई और खुलासे भी हुए, कई दफ्तरों पर छापेमारी हुई। उसमें क्या जानकारी मिली है अभी तक? जी देखिए, बता दूं कि सबसे पहले जो है मथुरा के माड़ थाना क्षेत्र से 4 पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। 4 पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार करने के बाद जब जांच और पड़ताल की गई, पूछताछ की गई, तो 3 लोग और सामने आए। 3 लोग जब सामने आए तो केरल से गिरफ्तारी की गई पीएफआई नेता और मास्टरमाइंड रऊफ
पीएफआई नेता मास्टरमाइंड राउत की गिरफ्तारी करने के बाद लखनऊ से दो पीएफआई आतंकी कहेंगे क्योंकि उनके पास से गिरफ्तारी हुई थी, तो विस्फोटक पदार्थ और तमाम जो है हथियार उनसे बरामद हुए थे। उनका भी जो है सीधे सीधे संपर्क जो है पीएफआई नेता राउत शरीफ मिला था, जिसके बाद जो लखनऊ से अंसद और फिरोज खान को जो है मथुरा लेके आया गया, तो उनको भी जो है रिमांड पे लिया गया एसटीएफ द्वारा। रिमांड पे लेने के बाद जो है उसमें तमाम सबूत और तमाम कड़ियां जो है एसटीएफ के सामने आई। एसटीएफ के उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में छापेमारी की। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह के इस्तीफे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। राजनीति में अपराधीकरण के विरोध में इस्तीफा दिया था पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने। बरामद कराई थी सेना की लाइट मशीन। डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह की चिट्ठी ने सियासत में भूचाल मचा दिया था। सन 2004 में लिखी थी डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह ने चिट्ठी। मुख्तार की घेराबंदी के दौरान अपमानित होकर इस्तीफा दिया था। सपा सरकार ने मुख्तार को पूरा संरक्षण दिया था। सपा सरकार में मिला था मुख्तार अंसारी को संरक्षण। सेना के भगोड़े से लाइट मशीन खरीदने के दौरान रडार पर था मुख्तार। डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह के रडार पर आया था मुख्तार। तत्कालीन सरकार ने नहीं दी थी मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति। कृष्णानंद राय की हत्या करने के लिए एलएमजी गन खरीद रहा था मुख्तार। कार्रवाई न होने से बढ़ा था मुख्तार का मनोबल। कार्रवाई होने पर बच सकती थी कृष्णानंद राय की जान, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। और आपको बता दें कि शैलेंद्र सिंह ने जो खुलासा किया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। दो बार उन्होंने इस्तीफा दिया था। पहली बार जब उन्होंने अपनी पूरी बात लेकर इस्तीफा उन्होंने भेजा तो इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। इसके बाद एक सप्ताह बाद उन्होंने फिर से इस्तीफा दिया और तब से गुमनामी की जिंदगी में जी रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके ऊपर जितने भी जो रंजिशवश जो आरोप लगाए गए थे, मुकदमा किया गया था, जेल में भी बंद हुए थे शैलेंद्र सिंह, ये सारे मुकदमे वापस कर लिए हैं। डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह की चिट्ठी ने उस समय भी धमाल मचाया था, यानी कि उससे काफ़ी बवाल हुआ था, लेकिन उस पर असर कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार, खासकर उन्होंने अपने इंटरव्यू में अभी भी जो उन्होंने मुख्तार को दोबारा जब पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आए हैं, शैलेंद्र सिंह ने भी अपना इंटरव्यू दिया है इस मामले में। और शैलेंद्र सिंह लगातार ये कह रहे थे कि वो किस तरीके से 17 साल बिताए हैं, उनके परिवार ने किस तरह से दहशत के साए में जिए, कोई भी उनका सुध नहीं लिया। योगी जी ने ज़रूर उनको फ़ोन किया था और योगी जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आपकी मदद करेंगे, और हुआ। मेरे ऊपर जो तमाम जो झूठे मुकदमे लगाए हुए थे वो सब मुकदमे को वापस ले लिया गया है, और हम जो चाहते थे उस दरमियान कार्रवाई को लेकर कहीं ना कहीं वो कार्रवाई भी होने जा रही है। आगे बढ़ते हैं। बदायूं से खबर है, भ्रष्ट सीएमओ पर नहीं हो रहा है हाईकोर्ट के आदेशों का असर। हाईकोर्ट के आदेशों का सीएमओ उड़ा रहे हैं धज्जियां। विभाग में सांठगांठ करके पद पर बने हैं सीएमओ यशपाल सिंह। राज्यपाल के आदेश के बाद भी पद से नहीं हटे भ्रष्ट सीएमओ। विभाग भी नहीं कर रहा सीएमओ के खिलाफ कोई भी कार्रवाई। हाईकोर्ट से भी दोषी पाए गए थे सीएमओ यशपाल सिंह। सीएमओ यशपाल सिंह पर भ्रष्टाचार और पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है, लेकिन इसके बावजूद सांठगांठ करके वो अपने पद पर बने हुए हैं। तो भ्रष्ट सीएमओ पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बदायूं से खबर है, हाईकोर्ट के आदेशों का सीएमओ धज्जियां उड़ा रहे हैं। विभाग से सांठगांठ करके पद पर लगातार सीएमओ यशपाल सिंह बने हुए हैं। राज्यपाल के आदेश के बाद भी पद से नहीं हटे भ्रष्ट सीएमओ। आखिर माजरा क्या है? विभाग भी नहीं कर रहा सीएमओ के खिलाफ कोई भी कार्रवाई। हाईकोर्ट से दोषी पाए गए थे सीएमओ यशपाल सिंह, इसके बावजूद भी अपने पद से वो नहीं हट रहे। तो सीएमओ यशपाल सिंह पर भ्रष्टाचार और पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। हाईकोर्ट से भी ये आरोप सिद्ध हुए हैं। इसके बावजूद सीएमओ पर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं होती? विभाग कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? विभाग से सांठगांठ करके लगातार पद पर बने हैं सीएमओ यशपाल सिंह।
तो बदायूं से खबर है जहां पर भ्रष्ट सीएमओ पर हाईकोर्ट के आदेशों का भी असर नहीं होता है। लगातार आदेशों का सीएमओ धज्जियां उड़ा रहे हैं। विभाग से सांठगांठ करके पद पर लगातार बने हैं यशपाल सिंह और राज्यपाल के आदेश के बाद भी इन्हें पद से नहीं हटाया गया। आपको बता दें कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है भ्रष्टाचार के साथ साथ और हाईकोर्ट से दोषी पाए गए थे यशपाल सिंह। इसके बावजूद भी इन पर कार्रवाई नहीं हुई, यानी विभाग ने अब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की। सीतापुर से खबर है जहां पर शराब माफिया पर कार्रवाई करने गई पुलिस पर हमला कर दिया गया है। शराब माफिया ने अपने साथियों के साथ पुलिस पर हमला कर दिया। हमले में 2 सिपाही गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बाइक छोड़कर सिपाहियों ने अपनी जान बचाई भागकर। दोनों घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया है। हरगांव थाना क्षेत्र के दोस्तपुर गांव का यह मामला है जहां पर शराब माफिया पर कार्रवाई करने जब पुलिस पहुंची तो पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। और हमला सिर्फ शराब माफियाओं ने नहीं किया बल्कि ग्रामीणों ने भी किया। हरगांव द्वारा इस आशय की सूचना दी गई कि थाने के 2 आरक्षी एक गांव बेलीथारा में वारंट तामीला के लिए गए हुए थे। वहीं पर एक आरक्षी को एक मुखबिर द्वारा फोन पर इस आशय की सूचना दी गई कि दोस्तपुर गांव में कुछ लोग अवैध शराब का निर्माण कर रहे हैं। उस सूचना की महत्ता को देखते हुए तत्काल वहीं से दोस्तपुर आ गए और जहां पर अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा था उन लोगों द्वारा जब पूछताछ की गई इनके द्वारा तो उनके द्वारा इनसे जो है बहस की जाने लगी और हाथापाई की गई। उनके द्वारा शोर मचाने पर कुछ और स्थानीय ग्रामवासी इकट्ठा हो गए और उन लोगों ने भी इनके साथ दुर्व्यवहार किया। इस घटना के बाद दोनों सिपाहियों को जो है एक सिपाही के बाएं गाल पर एक सिपाही की पीठ पर खरोंच आई। तत्काल इसका सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके जो संलिप्त अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर कई प्रभारी निरीक्षकों के नेतृत्व में टीमें लगा दी गई हैं और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी करके कठोर इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना आगे बढ़ते हैं। आगरा से खबर है जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। बदमाशों के पास से 2 तमंचे और 4 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आगरा से खबर है जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें एक बदमाश भागने में कामयाब रहा जबकि 2 को पकड़ लिया गया है। बदमाशों के पास से तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। खबर आगरा से है जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। 3 लोग थे लेकिन पुलिस मुठभेड़ में एक बचकर भागने में कामयाब रहा। अलीगढ़ से खबर है जहां पर पिता ने 2 साल की बेटी के साथ खुदकुशी कर ली है। पिता और बेटी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। खाली प्लॉट में मिला पिता और बेटी का शव। पारिवारिक कलह से परेशान होकर आत्महत्या की गई है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। सासनी गेट थाना क्षेत्र के सोनपाल नगर का यह मामला है जहां पर सोनपाल नगर में एक व्यक्ति और एक उसकी बेटी का शव मिला है और प्रथम दृष्टया बॉडी पे कोई जगह चोट नज़र नहीं आ रही है। मृत्यु का सही कारण जानने के लिए दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। जो आसपास पता करने पर यह प्रतीत होता है कि दोनों के पति और पत्नी के बीच में कोई आपसी विवाद था और बाकी चीज़ों के लिए जानकारी की जा रही है। सभी चीज़ों पे पहलुओं पर जानकारी करकर जो विधिक कार्रवाई। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।